ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान। पाकिस्तान के तमाम मुआशी, सियासी, समाजी मामलात पर आज पूरा दिन हर प्रोग्राम में, मीडिया पर, हर चैनल पर एक मौजू, एक गिरफ़्तारी का किस्सा छाया रहा। फवाद चौधरी साहब के अंदाज़े गुफ्तगू, उनके बयानात, उनके गैर जमहूरी जुमलेबाजी, उनके स्टाइल से आप 10 इख्तलाफ कर लें, लेकिन आज उनके साथ जो कुछ हुआ है उसमें बज़ाहिर वो एक सरकारी ज़्यादती का निशाना नज़र आते हैं। हुआ कुछ यूँ कि आज अलसुबह उनके घर पर गाड़ियाँ पहुँच गईं, वर्दी में पुलिस वाले पहुँच गए और उन्हें वहाँ से कुछ वारंट दिखाए बग़ैर, कुछ बताए बग़ैर वहाँ से उठा लिया गया। उनके घर वालों का कहना है कि पुलिस ने कोई वारंट नहीं दिखाए, ना कुछ बताया। उनके घर वाले परेशान थे। बाद में उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर कोर्ट में पेश किया गया। पहले लाहौर पुलिस ने ये कार्रवाई की, बाद में उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने उनके लिए इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हमें इनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। अदालत ने, अजीब सी बात है, इस पर अपना फैसला महफूज किया हुआ है। अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। फैसला भाग ना जाए, क्या है ये? हाँ, ये कोई आईनी सवाल तो नहीं था जिस पे फैसला महफूज किया जाता था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट है नवीद खान जी। अब मसला ये है कि ये इस तरह के मुकदमात, टू बी वेरी फ्रैंकली, गर्म आलू तो होते हैं। बिल्कुल कि इधर उधर से प्रेशर, हर जगह से प्रेशर। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सही किया कि थोड़ी सी मोहलत ले ली है, कुछ सोच समझ के। वो इसलिए कि 8 दिन की फरमाइश जो है उसको 4 दिन करें या 2 दिन करें। इसलिए कि आपको याद होगा कि इससे पहले जो एक खातून जज ने 2 दिन का ही रिमांड दिया था, तो उस पर खान साहब ने खासा मैजिस्ट्रेट किया था। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है यही है। मोटी बात ये कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उमर हमीद, उनकी शिकायत पे हुई है। जो मुकदमा है वो इस्लामाबाद के कोहसार थाने में दर्ज किया गया है। इल्ज़ाम ये है कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी एक हालिया मीडिया टॉक में इलेक्शन कमीशन को पर इल्ज़ाम तराशी की और जो आइनी इदारा है उसके ख़िलाफ़ शरंगेज़ी पैदा करने की कोशिश की लाहौर में उन्होंने। तो ये सारे मामलात हैं। अभी हमें ये देखना है कि कोर्ट क्या कहती है, वो वाकई उन्हें जिस्मानी रिमांड देती है या नहीं। लेकिन आज जब हथकड़ियाँ पहने फवाद चौधरी साहब आए कोर्ट पे, तो ख़ुद उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें, और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। तो ये तो इनका आज का बयान है, लेकिन वो बयान क्या है जिस पर इलेक्शन कमीशन को लगा कि जी कि ये बगावत का मुकदमा होना चाहिए? ऐसी उन्होंने क्या बात कह दी है? तो जिस मीडिया टॉक की बात हो रही है उसका भी एक क्लिप सुन लेते हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख लें। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं। आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक़्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सज़ा ना दे लें। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको ये नागवार गुजरेगा, ये गुफ्तगू अच्छी नहीं लगेगी। बाज़ लोग कहेंगे जी कि कभी कभी वो बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन बगावत का मुकदमा जो है वो समझ यार ये मेन मेरा ख्याल है कि बगावत का तो मुकदमा नहीं बनता, बगावत का अलबत्ता बनता है, तौहीन का बन सकता है। अच्छा, ये जो है इन्होंने अदालत के बाहर शायद इस्लामाबाद में ये कहा कि देखें जी, मैं जो कहता हूँ कोई ज़ाती हैसियत नहीं, मैं तो पार्टी का तर्जुमान हूँ, तो पार्टी की जो पॉलिसी है उसे बयान करता हूँ मैं। अच्छा, इसमें एक ट्वीट है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का। उन्होंने कहा जी, इलेक्शन कमीशन क्या कोई छुई मुई है कि सियासतदानों के बयानात पे करवाता फिर रहा है?
जब इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन से मुताल्लिक़ इख्तियारात मौजूद हैं कि वो तलब कर सकता है, तो फिर पुलिस के ज़रिए गिरफ्तारी क्यों डलवाई गई है? क्या इलेक्शन कमीशन को भी आप कोई हसास इदारा कहा जाए? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मोहम्मद मालिक का भी सुनते जाएँ, चलते हैं कि जो फिल्मी स्टाइल में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है, इससे सिवाय बदनामी के क्या मिलेगा? बचगाना हरकतें आपको मजाक बना देती हैं। अच्छा, ये बात भी ऑब्वियस है बिल्कुल। लेकिन जो वकील हैं फवाद चौधरी के, उनका कहना है जी मेरा जो मौक्किल है वो अपने बयान पे कायम है, और ना सिर्फ वो कायम है बल्कि जो जुल्फी बुखारी हैं PTI के रहनुमा, उनकी भी जो टोन है, मोहसिन नकवी के बारे में आप कुछ भी कहें ना कि बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, ज़ाहिर है हर एक की राय हो सकती है, लेकिन अल्फाज देखें। मोहसिन नकवी साहब, ये ट्वीट है, मोहसिन नकवी साहब, ये 90 दिन की हुकूमत जो है उसके बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में रहना। आप कब तक एक जरदारी हाउस से दूसरे जरदारी हाउस तक फिरते रहेंगे? कभी तो आवाम का सामना करना होगा। जुल्फी बुखारी का। अच्छा, अब देखें वो अपनी जगह। अब अच्छा, ये टोन इमरान खान साहब, ये सबसे, ये हर जलसे। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये जो जुर्म ये लाहौर में हुआ जी। FIR कोहसार थाने इस्लामाबाद में कट रही है, तो मुझे याद आ गया कि कोई एक साहब थे मोहसिन बेग, जो कि बड़ी चटी बड़ी किस्म के आदमी थे, तो उनके खिलाफ मुराद सईद की तौहीन पे FIR कटी लाहौर में, और उन्हें FIA की खुसूसी टीम, यानी FIR कटी फर्ज करें 4 बजे, FIA की टीम लाहौर से 10 मिनट बाद, 4:10 बाद मोहसिन। अच्छा, अब जब भी ऐसा कोई वाकया होता तो ये कोई भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, जब वो पावर में आ जाती है, अब ये भी यही हरकतें कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी वही, मोडस ऑपरेंडी निसाब एक ही रहता है। और देखिए, हमेशा जब ऐसा कोई वाकया होता है, आप अगर थोड़ी सी भी मजम्मत करें, जो करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये गद्दारी नहीं है यार, ये सेडिशन नहीं है, खुदा का खौफ करो, तो सब आ जाते हैं कि जी लेकिन उसके साथ ये भी यही हुआ था, उसके साथ भी यही हुआ था। और हमेशा यही होता है जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, तो आप कहते हैं कि जी हम इनके साथ भी वही करेंगे क्योंकि हमारे साथ भी इन्होंने ये किया था। आज सब बात कर रहे हैं किसकी? निहाल हाशमी की जी, राइट। अब उस पर भी आते हैं हम पहले। अब ये जो इनकी जो एक्चुअल बयान है फवाद का, ठीक है, अच्छा, आई हैव गुड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फहद, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, उन्होंने कभी ऐसे स्टांसेस लिए जो मेरा ख्याल है कि बहुत लोग हिम्मत ना करें, और उसको कोई उनसे फ़ायदा भी नहीं था, उन्होंने लिए है, ये मानने की बात है, वो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। ये बात नहीं करनी चाहिए आपको कि आपको किसी के ख़ानदान पे नहीं आना चाहिए। इसको आप एक धमकी की तरह ले सकते हैं, एक अदालत इसको धमकी की तरह ले सकती है, लेकिन अगेन निहाल हाशमी पर केस गद्दारी का नहीं हुआ था, निहाल हाशमी पे केस हुआ था तौहीन, राइट। एक दफा सुन ले ताकि सबको याद आ जाए कि निहाल हाशमी ने क्या। बिकॉज आज अताउल्लाह तारड़ साहब भी कह रहे थे कि जी अगर ये गलत है तो फिर निहाल हाशमी वाला सही कैसे था। तो एक सेकंड निहाल हाशमी साहब को दोबारा सुना है। अच्छा, अब ये जरा करंट के साथ बोल रहे हैं, अग्रेशन ज्यादा है, जाना ज्यादा है, लेकिन अगेन ये भी फैमिली की बात है, वो भी फैमिली की बात है। दोनों केसेस में गद्दारी का केस नहीं बनता। ज्यादा से ज्यादा वही बात है कि आपने तौहीन का केस बनाना है, आप बना सकते हैं, लेकिन यार जिस तरह धमकी का केस बना सकते हैं, धमकी का केस बना सकते हैं। दूसरा ये भी है ना, आपने कोई कानून तोड़ा है, हाँ, पुलिस को आएगी, वर्दी में आएगी, दिन में भी आ सकती है, आप कहीं भाग नहीं रहे, आप आ जाएं, आप बोलेंगे जी सर चलें, थाने चलें, आपके लिए रिपोर्ट है, हमें तफ्तीश करनी है। ये जो पूरा एक ड्रामा है, पूरा सीन है कि कपड़ा डाल के ना, यार कपड़ा डालिए, ये देखो स्क्रीन पे जो चल रहा है, मतलब कपड़ा डाला हुआ है आपने, यार क्यों भाई, मतलब ये तो अच्छा देखो, एक वांटेड टेररिस्ट नहीं, अच्छा देखो, दो रीजंस होते हैं ना कपड़ा डालने के। एक तो कि बड़ा खतरनाक दहशतगर्द है, कहीं इसके साथी इसको रिहा करने ना, उसकी प्राइवेसी, और दूसरा होता है प्राइवेसी बचाने के लिए, यार सबको पता है ये फवाद है। हाँ, तो यार ये ना साइकोलॉजिकल, बड़ी चीप किस्म के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं बंदे को दबाने के। अच्छा, दबाने का ये मसला है, इसलिए कि होना हमाना कुछ नहीं है, इसलिए कि अगर आप बगावत का मुकदमा डाल रहे हैं सिर्फ तनकीद पे, हाँ, तो जो भी अदालत है होपफुली वो तो पहली हेयरिंग में ही स्ट्राइक डाउन कर देगी। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के आप इस तरह की शिकन डाल रहे हैं। वो जैसे पिछले प्रोग्राम में एक साहब ने कहा था ना कि अगर मुझे किसी को बरी करवाना जरर साहब आपको, तो जी 90 लोगों का नाम डाल दें।
आपकी बरियत पक्की है। हाँ। तो इसी तरह अगर आप तौहीन के केस में ये दहशतगर्दी भी डाल दें और फिर वो भी डाल दें, बाकी चीज़ें भी, बगावत भी डाल दें, तो इसका मतलब है कि फवाद चौधरी की रिहाई तो पक्की हो गई ना। तो एक तरह से फेवर भी अगर ये और हीरो का, अच्छा अगर ये है और ये एक लॉजिकल चीज़ है, ठीक है, तो क्या फ़ायदा है यार? मुझे कोई ये बता दे कि फ़ायदा क्या है? बिकॉज शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आप अगर आपका ख्याल है कि भाई इनको उठाने से, इनको अंदर करने से मतलब क्या पीटीआई का मोमेंटम खत्म हो जाएगा, तो यार शहबाज गिल के बाद क्या खत्म हुआ था, आजम स्वाति के बाद क्या खत्म हुआ? ये मज़हर अब्बास ने एग्जैक्टली यही बात किया है। उसने ट्वीट किया है कि आजम स्वाति और शहबाज गिल और कई सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात बना के या उन्हें गिरफ्तार करके क्या हासिल कर लिया गया जो फवाद की गिरफ्तारी से हासिल हो जाएगा। हाँ, तो अब सवाल ये है कि ये सब कहाँ से आ रहा है? ये आपकी पीडीएम गवर्नमेंट कर रही है, किसी और को इनकी बातों से तकलीफ है? बाज़ाहिर तो इलेक्शन मरियम औरंगजेब साहिबा का आज एक बयान आया, तो सुन लेते हैं, हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। सुन लें। कोई सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता, ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है, लेकिन ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। ये एफआईआर जो है ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा, तुम हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई कराओ, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे खानदानों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ये तो बज़ाहिर तो हुकूमत अपने आप को डिस्टेंस कर रही है कि जी हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। लेकिन क्या हमारे यहाँ जो हो रहा होता है वो नज़र आता है, या जो नज़र आ रहा होता है वो नहीं? आपने बहुत एक्साइटेड हो गए थे, वो जो पूरा लॉ का सेटअप है पंजाब में, ये वो यार हाँ, पूरा का पूरा रिवैम्पिंग इसकी हो रही है। यस। मेरा नहीं ख्याल कि नकवी साहब जो हैं उनको ये सारे नाम याद भी होंगे। मैं अभी बताता हूँ ना कि क्या है। अच्छा, एक तो हमने ये तो बात की है ना कि अच्छा नकवी साहब कब आए थे? हफ्ते के रोज ऐसे कुछ ना, 4-5 दिन हो गए ना, हफ्ता तो नहीं निकला ना अभी। अच्छा, इस हफ्ते एक हफ्ते के अंदर क्या किया यार, ये जरा चेक करें बहुत तेजी से काम सर। नया आईजी, नया सीसीपीओ। अच्छा, जैसे कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि ये वो लीवर हैं जिससे आप सूबे को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई पंजाब के बहुत लोगों ने जब खान साहब नासिर दुरानी को लाए थे कि जी अब केपी के तर्ज पर पुलिस सिस्टम बनाएगा, उन्होंने कहा कि सर खुदा का खौफ करें, पंजाब है, हमने चलाना नहीं है, तो ये एक इशू है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं हुआ, कल एक और खबर आई है बड़ी मज़ेदार किस्म की कि नकवी साहब ने एडिशनल एडवोकेट जनरल जो होते हैं ना, ठीक है, जो मतलब आपका पूरा निज़ाम चलाते हैं ना प्रोसिक्यूशन का पंजाब में, 65 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स को हटाया है और 35 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स को अपॉइंट किया है। कुल बन गया कोई 100 बंदों की लिस्ट। सर, ये ऐसी जो लिस्ट होती है ना, 1-2 दिन में तैयार नहीं होती। मतलब कि बना के आपने रखी हुई थी, आपने काम किया हुआ था, आप वेट कर रहे थे कि यार ये अगर पंजाब को डिसॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये प्लानिंग मौजूद है, जिसका मतलब है कि पहले से ही सेट हुआ था ना कि हम अपना बंदा बिठाएंगे एज निगरान वजीर आला। और जो आने वाली इलेक्शंस हैं, अगर आप देखें कि पुलिस को जिस तरह इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया 1 सेकंड के अंदर, अब आपने प्रोसिक्यूशन को अपने हाथ में ले लिया, अंदर खानी पीछे पर्दे के पीछे क्या क्या और हो रहा है तो हमें पता भी नहीं है ना। लेकिन जो चीजें हमें नजर आ रही हैं उससे क्लियरली लग रहा है कि ये तो अब कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो बस टाइट करना ही करना है। और ये ना हो सकता अगर आपने पंजाब असेंबली या पंजाब हुकूमत, अपनी हुकूमत को गिराया ना होता। अच्छा, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात कौन कर रहे हैं? ये वो जो दाई है ना अंदर की एस्टेब्लिशमेंट की दाई, वो कर उसके मुंह से आप सुने कि वो जाहिर है वो एमआई चला चुके हैं और वो बाकी चीजें भी चला चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक सस्ता सा सस्पेंस रखना चाहता हूँ, ब्रेक के बाद बताता हूँ। ले लो ब्रेक भाई। वेलकम बैक। बहुत लोगों ने समझाया, वो जो कहते हैं ना नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो लोग जिन्होंने पंचायती सियासत से अपने कैरियर का आगाज़ किया था उनसे लेके और साबिक जो स्पाई मास्टर्स हैं, सब ने समझाया था खान साहब को कि खान साहब मुखालफत अपनी जगह, तहरीक चलाते रहें, धरने भी देते रहें, कोई मसला नहीं है, इस्लामाबाद का मुहासरा भी जारी रखें, लेकिन जो आपको 2 घर मिले हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब खुदा खुदा करके मिला है, उसको हाथ से मत जाने दें, वरना हाथ पांव बन सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि बाज़ औक़ात जज्बा जो है, कौमी जज्बे से सरशारी जो है,
वो प्रिवेल कर जाती है। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, देख लेंगे आने वाला वक्त। तो आने वाला वक्त जो है आ गया जी। और ये परवेज़ इलाही ने बहुत समझाने की कोशिश की कि जान दो गुस्सा, ये अंदर रह के लड़ाई करते हैं, लेकिन खान साहब नहीं माने। अब उन्हीं के साबिक़ वज़ीर दाखिला और साबिक़ जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनमें उन्होंने ख़ासी खिदमात माजी में अंजाम दी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, वो आज मीडिया के हत्थे चढ़ गए। तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, जी क्या देखते हैं आप? तो फिर उन्होंने अपना बहुत ही मुख्तसर सा तज्जिया ये पेश किया। ये क्या पकड़ धकड़ शुरू हो गई? This was anticipated. This had to happen. फिर असेंबलियां ना डिसॉल्व करते, ठीक था, काम चल रहा था ना। मेरे से तो सवाल ना करेंगे। आपने मशवरा क्या दिया था? यही दिया था जो आप कह रहे हैं। आपको पता था ये होगा? मुझे पता था ये होगा। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इससे कैसे बचा जाएगा? बस we have to fight it out. तो ये अब बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे? मेरा ख्याल है ये तो बिगनिंग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वजह क्या है ब्रिगेडियर साहब, वजह क्या है? बस ये लड़ाई झगड़े से, आपस में लड़ाइयाँ बढ़ने से जमहूरियत और ये सारी चीजें बड़ी वीक नहीं हो जाती? आप देखें जी, लड़ाई झगड़ा करना तो अपोजिशन का फर्ज होता है ना, गवर्नमेंट का तो नहीं होता। गवर्नमेंट तो चाहती है कि अमन रहे। देखो अल्लाह करो, अल्लाह करे ठीक हो जाए। नहीं, आप पावर में भी तो छिद्रौल किया हुआ करते थे, सारा कुछ ही होता था। गलत आदमी हो। वो गलत आदमी कौन कौन से थे? ये आला है कि सर आपके भी तो चितौल में तो वो गलत आदमी होगा था। अच्छा यही तो मेंटालिटी है ना यार। हाँ, हम करें तो वो तो सही है, कोई और करे वो गलत है यार। दोनों गलत है ना बॉस, दोनों गलत है। सो जरा ये जो सेडेशन, तो इसका मतलब गांव के बुजुर्गों ने समझाया था, गांव के बुजुर्गों ने समझाया था, लेकिन खान साहब की लेकिन अपनी सोच है ना, खान आप लीडर को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये जिस लॉ के तहत ये कार्रवाइयाँ होती आई हैं 124A, हमारे यहाँ एक लंबी हिस्ट्री है बहुत। माजी में, अब मैं नाम तो नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका निशाना बनाया जा चुका है। फवाद चौधरी साहब को एक बात पता है कि ये कॉलोनियल लॉ है, और जहाँ तक मैंने देखा है शायद इंडिया में इसको अबॉलिश कर दिया गया है। हमारे यहाँ भी एक मुतालबा रहा है कि भाई इसको आप जाने दें, इसकी आजकल के ज़माने में कोई ज़रूरत नहीं है। आज फवाद चौधरी साहब ने जब अदालत में पेश हुए तो, क्योंकि उन्हें पता है इस बात का, वो खुद भी लॉयर हैं, उन्होंने मुवाजना किया कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये भगत सिंह के साथ हुआ था और नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था। तो ज़ाहिर है कि हर सियासतदान को हक है कि जब मुसीबत आती है तो अपना वो सियासी कद भले बढ़ाए, लेकिन मसला ये कि आपके यहाँ ये लॉ जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको रखेंगे तो ये आप बतौर हथियार नहीं, ज़रूरत है। मेरा ख्याल है भगत सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं है, नेल्सन मंडेला भी नहीं है, तो उनकी रूह को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन देखिए वही बात तो आपकी सही है कि यार कि ये लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करता है और कोई इसको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि जब आप इक़्तिदार में होते हैं ये आपके लिए एक बड़ी यूज़फुल टूल होती है। मैं एक और चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज मतलब मैंने देखा है कुछ हमारे अपने मतलब कॉलीग्स नहीं तो इंडस्ट्री वाले कम अज़ कम लग रहा था काफ़ी खुश भी हैं, कुछ बहुत नहीं, ज़्यादातर लोगों ने इस पर एक सही स्टांस लिया है मेरा ख्याल है। इतना बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि और कुछ नहीं तो आपको ये याद होना चाहिए कि फवाद चौधरी वही शख्स थे। ठीक है, आप यार उनके लहजे और उनके रवैये से आप आपने गैर जमहूरी कहा था, मैं गैर पार्लिमानी कहूँगा, ठीक है, वो सही है, निकल जाता है। ये वो भी थे, वही थे कि जब भी असद तूर का होता है या मतीउल्लाह हैदर का भी था, एट द वेरी मतीउल्लाह जान का था, एट द वेरी लीस्ट इसने कुछ कहा तो था और नोटिस भी लिया था। वो एक अलग बात है कि आपके हाथ में जितना था वो भी हमें पता है और आपको भी पता था, तो इन चीज़ों को भी लेकिन जरा उस बहस में नहीं जाते। चलो सही है, मीडिया के साथ क्या हुआ इस दौर में जब ये वज़ीर इत्तलात थे, क्या थे, हम तो बात ये कर रहे हैं कि जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ है वो गलत है। उन्होंने स्टांस लिया है, जब इसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है वो गलत बिल्कुल है, इस लॉ की एप्लीकेशन गलत है। और ये बात हमें इस कतई नज़र हम ये कह रहे हैं कि किस पे लागू देखो, एक सियासतदान को, चाहे वो नून लीग का है, किसी का भी, एक सियासतदान को जब आप हथकड़ी लगा के या मुंह पे कपड़ा डाल के पेश करते हैं, क्या है नहीं, अच्छा, ये एक लिहाज से अच्छी बात, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, एक लिहाज से अच्छी बात ये है कि आपके अंदर का जो छिछोरा आदमी है हुकूमत के अंदर का या हुकूमत की मशीनरी के अंदर का, आपने कहा होगा यार मुझे एक पेन चाहिए, उसने कहा लो भाई जी 12 पेन हाजिर हैं,
तो ये जो है ना ओवर पुरजोश अंदाज नहीं, में, लेकिन पता है मेरा ख्याल तो है ये भी हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल, पता है मेरा ख्याल है कि ये मतलब देखो यार समझ के नहीं, मैं यार देखो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ मतलब इस ह्यूमिलिएशन से क्या फायदा है, गिरफ्तार करने वालों को क्या हासिल हो जाएगा, मेरा सवाल सर ये मैं है। बुनियादी पहला सवाल ही मेरा ये था कि क्या हासिल होगा। क्या? देखें, ठीक है, सिवाय बदनामी के। जो काफ़ी मार्केट में जो बात चल रही है वो ये कि ये एक पैगाम है खान साहब के लिए। क्या और इसीलिए हमने अब देखा है कि अब शायद जमान पार्क के गिर्द वर्कर्स जमा हो रहे हैं। खान साहब ने आज भी जो बयान दिया है वो क्या है कि जी मैं तैयार हूँ, आए मुझे जेल में डालें तो पता लग जाएगा आपको। तो इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं दैट वुड बी अ मिस्टेक। मिस्टेक तो बहुत Huge mistake है। काफी ठीक है। अंडर स्टेटमेंट आपने दिया यहाँ पे। यार एक आखिरी बात ये है कि या तो मुझे लगता है नवाज लीग पीटीआई की बी टीम बन गई यार ये भी है अप्रैल से ऐसे ही लग रहा है। अब एक और बात इसमें ये है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी होमवर्क यहाँ लग रही है बजाय सीसीपीओ आईजी ये अटॉर्नी जनरल्स वाली, हाँ मतलब काम आपने किया हुआ था यार, काश मईशत पर इतना फोकस कर लिया होता। हाँ जो इतनी फुर्ती दिखाते जितना आप इन लोगों को बिला वजह टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टाइट नहीं होने वाला। मैं आपको ये सीधी सीधी बता दूं, इनकी ना ही कोई पॉपुलैरिटी की डेंट होनी है। आखिरकार कभी ना कभी तो आपको इलेक्शन करने होंगे ना। तो आज अगर लोग खामोश है, रोडों पे नहीं निकल रहे, आपको इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा जीत गया है। वो आपको पता लगेगा, इसका रिएक्शन आपको पता लगेगा जनरल इलेक्शंस में। अब अगर आपने उसमें मैसिव रिगिंग करनी है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी के लिए तो इतना ही ठीक है। तो वक्फा ले लें। फरवरी 2002 आज से कोई 20 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले, भारतीय रियासत गुजरात में एक गोधरा नामी जगह पे रेलवे स्टेशन है, वहाँ हिंदू यात्रियों की एक ट्रेन में आतिशज़दगी हो गई। 59 लोग उसमें हलाक हो गए और उसके फ़ौरन बाद पूरी रियासत में आग और खून और धुआं और धूल के बादल छा गए। और जब वो बादल छटे तो 2000 के लगभग लाशें 3 हफ्ते में गिर चुकी थी और उनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी। अच्छा, ये हो गया और इस बात को 20 साल गुजर गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बिलाखिर ये भी फैसला दे दिया कि ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि उस वक्त रियासत के जो वज़ीर आला थे नरेंद्र मोदी, वो बराह रास्त इन वाक़यात में उनका कोई किरदार था। उबैदुल्लाह अलीम का एक शेर है कि कोई कातिल नहीं गुज़रा ऐसा जिसको तारीख़ बचा कर ले जाए। जो भी कत्ल होता है भले साबित ना हो, लेकिन कातिल को मालूम होता है और वो उसके ज़मीर के समंदर पे ताहयात लाशे की तरह तैरता रहता है। वो ना डूबता है ना किनारे लगता है, और जैसे ही कोई उसकी तरफ उंगली उठाता है वो अचानक अलर्ट हो जाता है और एग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार कर लेता है। कुछ इसी तरह की कहानी जो है वहाँ जिस सहाफ़ी ने भी गुजरात की जो ट्रेजिडी थी उसमें घुसने की कोशिश की, सबके साथ हुआ। राना अयूब और बेशुमार सहाफ़ी इसके गवाह हैं। लेकिन अब हुआ ये कि जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है इस सिलसिले में, और 20 साल बाद आप देखें कितने सेंसिटिव हैं वो लोग कि जिन पे इल्ज़ामात लगते हैं। BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये 2 पार्ट्स में डॉक्यूमेंट्री है। एक 18 को चला, रिलीज़ हुआ, एक 24 को पार्ट चला। और उसमें जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो उनके दौर में ये नतीजा अख़ज़ करने की कोशिश की गई बरतानवी खुफिया रिपोर्टों की रोशनी में। उस ज़माने में टोनी ब्लेयर वज़ीर आज़म थे और जैक स्ट्रॉ जो हैं वज़ीर ख़ारजा थे, कि बरतानवी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक मोदी जो है वो बराह रास्त ये जो भी था सिलसिला उसमें एक फ़रीक़ के तौर पे हमें नज़र आते हैं। इस फिल्म के मुताबिक मोदी ने सीनियर पुलिस अफसरों से कहा कि वो अपने काम से काम रखें और इस तशद्दुद का मकसद हिंदू अक्सरियती इलाक़ों को मुसलमानों से खाली करवाना था। रियासत अगर दूसरी तरफ मुँह करके ना खड़ी होती तो इतने बड़े पैमाने पे फसादात नामुमकिन थे। मज़े की बात है कि 2006 में जो सरकारी रिपोर्ट आई उसमें भी ये बताया गया कि जो गोधरा में आतिशज़दगी हुई थी ट्रेन की, वो कोई हमला नहीं था, वो हादसाती थी।
एक और जो एविडेंस मुझे इस वक्त याद आ रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीर उद्दीन शाह, उनको वाजपेयी की हुकूमत थी दिल्ली में, उन्होंने जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो रियासत गुजरात में भेजा फ़ौजियों की कमान करने के लिए। ज़मीरुद्दीन शाह लिखते हैं, बाद में इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब हम पहुँचे तो हमें कम से कम 36 घंटे तक रियासती हुकूमत ने गाड़ियाँ फराहम नहीं की कि हम कम से कम अपनी बैरक्स में जाके तैयार हो सकते राइट्स को रोकने के लिए, और ना हमें ये बताया गया कि कहाँ कहाँ हमें डिप्लॉय करना चाहिए। तो इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें ये फिल्म बनी, और ओवर सेंसिटिविटी का ये आलम है कि यूट्यूब क्या और ट्विटर क्या, हर जगह उन्होंने एमरजेंसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये फ़िल्म हटवा दी। लेकिन आपको पता है कि JNU शरारती लौंडों का गढ़ है, वो कहाँ बाज आते हैं। उन्होंने एक मज़ाहमत का ये BBC की फ़िल्म इस्तारा बन गई है, और यूनियन ऑफिस में जो है देखने की कोशिश की गई तो इंतज़ामिया ने बिजली काट दी। इसके अलावा केरला की यूनिवर्सिटियों में भी यही कुछ हुआ, और आंध्रा की जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है उससे भी ये ख़बर आ रही है, और लोग चोरी छुपे शेयर भी कर रहे हैं और तफरी भी ले रहे हैं। और ये जो हालात हैं इसमें मोदी साहब जो हैं 2014 से आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक ही खौफ है, एक ही सवाल का कि कोई गुजरात पे सवाल ना पूछे। लेकिन सहाफ़ियों को जब भी मौका मिला, और ये मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो बाज नहीं आए। मसलन एक ने बहुत ही जब ज़ोर दिया कि जी कम से कम ठीक है आप उसमें शामिल नहीं थे बराह रास्त, लेकिन मजम्मत तो की जा सकती है। तो देखिए मोदी साहब ने उस वक्त क्या कहा था। यार इसमें ना एक क्रूशल पॉइंट है। हाँ। इसमें एक क्रूशल पॉइंट है, अगर थोड़ा साइकोलॉजिकली आप देखिए, अगर कोई बुरा होगा, अगर कुछ गलत हुआ है, क्योंकि इसकी नज़र में हाँ ये गलत नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं, देखो गलत होगा तो पकड़ा जाऊंगा ना। हाँ। इसने तो सही काम किया। और दूसरी बात है कि मुझे समझ नहीं आती कि इस हुकूमत को, BJP को और उनके साथियों को इतनी चिंता क्यों है अगर ये डॉक्यूमेंटरी एयर होती है। अच्छा, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वोट तो इसी के मिलते हैं ना। थोड़ी देर में बात करेंगे। कंटिन्यूटी में करण थापड़, आप जानते हैं, एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, आजकल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कहीं उन्हें बेचारों को काम नहीं मिल रहा, वायर में के लिए या दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू था मोदी साहब से, और मेरा ख्याल है मोदी साहब ने उसके बाद फिर इस तरह से किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, तौबा कर दी। उन्होंने सिर्फ इतना सा सवाल किया था कि भाई आप अपना इमेज जो है, आप पे बार बार ये इल्ज़ाम लगता है, तो आप एक दफ़ा दुख का इजहार कर दें कि यार जो कुछ हुआ बुरा हुआ। तो देखिए फिर मोदी साहब ने क्या कहा था। वाह, वो दिन और आज का दिन, इस बदतमीज मीडिया से नरेंद्र मोदी हमेशा दूर रहे। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बसंती कि कौन किस वक्त क्या सवाल कर ले। ये गुफ्तगू जारी है, एक वक्फा ले लें। तो भारत में मोदी सरकार ने BBC की डॉक्यूमेंट्री जो कि गुजरात फसादात के बारे में थी, जिसमें 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल किया गया था, उस पर वो डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी है। क्रैकडाउन है भारत में। वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, सहाफ़ी हैं, जो इंसानी हुकूक के कारकुन हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है, क्या वो अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर रहे हैं। हमने वहाँ दिल्ली में सीनियर सहाफ़ी हैं आलोक जोशी, उनसे रब्ता किया और उनके सामने यही सवाल रखा। देखें शाहजब, पहले तो ये कि करीब एक हफ्ता हो चुका है जब से ये डॉक्यूमेंट्री खबरों में आई है, सर्कुलेशन में आई है, और इसके बारे में बातचीत शुरू हुई है और साथ में क्रैकडाउन भी शुरू हुआ है। लेकिन जो सरकार का सपोर्टर बेस है बड़ा भारी, उन्होंने जिस तरह का हंगामा मचाया उसका उल्टा असर हो रहा है। बहुत ज़्यादा पुशबैक हो रहा है, और ये पुशबैक इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से हो रहा है, कॉमन मासेस की तरफ से हो रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन की, जिनकी अलग अलग स्टेट्स में सरकारें हैं, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पुशबैक कर रही हैं। उनकी तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पे, उनके ट्विटर हैंडल्स पे, सोशल जो उनके पेजेस हैं उन पर, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये इस फिल्म के लिंक सर्कुलेट हो रहे हैं ऐसे, जहां से ये डाउनलोड की जा सकती है। 2 यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स यूनियन ने इस वक्त इनकी पब्लिक स्क्रीनिंग का प्लान बनाया। एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी और दूसरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो पहले ही काफ़ी वजहों से खबरों में रही है। और ये भी याद रखना चाहिए कि इसी मुल्क में जब इमरजेंसी आई थी 1975 में, जिसको सबसे बड़ा डार्क स्पॉट, काला चैप्टर, ब्लैक चैप्टर कहा जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का, तब भी
सरकार अपनी पूरी कोशिश करके पूरी तरह से सेंसर नहीं कर पाई थी इंफॉर्मेशन के फ्लो को। तो आज की तारीख में जब इतनी टेक्नोलॉजी, अगर सरकार के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है रोकने की, तो जो बाहर प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके पास भी बहुत ताकत है कि वो तरह तरह के टूल्स इस्तेमाल करके उसी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। और बहुत से लोग, जैसा मैंने पहले कहा, जो इस फिल्म को देखने में कतई इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो आज क्यूरियस हो गए हैं कि भाई आखिर क्या है इस फिल्म में कि ये न देखी जाए। और इसलिए वो लोगों से मांग मांग के इसके लिंक मांग रहे हैं, डाउनलोड मांग रहे हैं और फिर उसको देख रहे हैं। तो ये फिल्म एक तरह का ट्रिगर बन रही है सरकार और ऑपोजिशन के बीच में, एक नई तरह का फ्लेयर अप जिससे हो सकता है। जी तो अच्छा, अब सबसे पहले तो इन्होंने जो कहा ना कि लोग क्यूरियस हो रहे हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बड़ी मजेदार चीज बताने चाह रहा हूँ। आज ही मैंने पढ़ी थी कि किसी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ली और टेलीग्राम है ना, मैसेजिंग और ड्राइव और एमडेस्क हैं दूसरी चीजें, उसमें अपलोड कर दी, टाइटल लगाया पठान इन हाइडी, शाहरुख खान वाली। तो वो लोग पठान के चक्करों में डाउनलोड करेंगे और पता लगेगा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा तरीका है। ये जो बात की ना कि रिएक्शन आया है सरकार के जो सपोर्टर्स हैं, जिनको हम भक्त कहते हैं, जिनको हम संगीत पर, यार क्यों रिएक्शन आया है? मतलब क्या आप छुपाना चाह रहे हो? आपको तो फख्र होना चाहिए। यार वजीर दाखिला अमित शाह ने 2 हफ्ते पहले कहा है कि हमने गुजरात में समाज दुश्मनों को सबक सिखाया इलेक्शन रैली में। तो ये तो उसका सबूत है। और लेट्स बी फ्रैंक, मोदी साहब को जो ओरिजिनल वोट्स मिले हैं वो इसी काम के लिए तो मिले हैं। अच्छा, आज भी इसी काम के लिए मिल रहे हैं। और अच्छा, ये जो मेंटालिटी, एक बड़ी मजेदार चीज मैंने देखी है शाहजेब और वसत, और ये शायद मतलब किसी और 2-3 इंडियन जर्नलिस्ट ने भी उसने कमेंट किया है कि जब ये गुजरात राइट्स हुए थे 20-21 साल, तो बहुत सहाफ़ी थे भारत में जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था और सालों तक कैंपेन भी करते रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि उनका रवैया थोड़ा सा बदल गया और अब वो कहते हैं कि जी देखें, नहीं आई मीन जो हो गया सो हो गया यार, मिट्टी पाओ। देखें अब मोदी काम तो कर रहा है ना यार, तो अच्छा नहीं होगा कि उसको सपोर्ट करें। तो इस तरह वो चेंज होते रहे। अच्छा, ये जो ज़हनियत है ना यार, ये ना बीजेपी तक महदूद है, ना ये संघ परिवार तक महदूद है, ना ही उन सहाफ़ियों तक महदूद है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। शशि थरूर, आपको पता है, बड़ी टॉप चीज़ है, औखी किस्म की अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। हाँ, मतलब वो जब लिखते हैं ना तो मुझे मतलब वो डिक्शनरी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस यार रह चुके हैं, ये भी रह चुके हैं। मुझे डिक्शनरी चाहिए होती है इनके अल्फाज के माने निकालने के लिए। उनका अभी कोई इंटरव्यू हुआ था, उसने कहा था कि जी देखें अब 20 साल हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि भारत में तो तमाम लोग हैं, बाशमूल मुसलमान, वो कहते हैं कि जी अब लेट्स मूव ऑन। ठीक है, मान लिया। लेकिन ये वही शशि थरूर साहब हैं जो आज तक कहते हैं कि जी जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था ना, उसका मुआवजा भारत इंग्लैंड को देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। 103 साल बाद 103 साल बाद। तो सर ये तो इसको तो 20 साल हो गए ना शशि भाई, क्या हो गया है यार। अच्छा, इंटरेस्टिंगली, अच्छा सर्वाइवर्स, मुआवजे की बात की हमने, जस्टिस की बात की, सर्वाइवर्स इस वक्त कहाँ है यार? बिल्किस बानो का केस तो अभी हमारे सामने था ना। उसके बच्चे को कत्ल किया, उसके आंखों के सामने उसके खानदान वालों को कत्ल किया गया, उसको गैंग रेप किया गया और वो कातिल और वो रेपिस्ट रिहा हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर रिहा हैं और बाकायदा उनको हार पहनाए गए हैं। बिल्कुल जिस तरह के कठुआ में जो रेपिस्ट थे, वो 6 साल की बच्ची की, उनके लिए भी रैलीज निकाली गई। तो दिस इज टुडेज इंडिया, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। दूसरी के बाकी सर्वाइवर्स कहाँ हैं? अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, ये जो वन ऑफ द वर्स्ट हिट जो एरियाज थे ना, वहाँ पर एक मॉब ने कोई 17 मुसलमानों को कत्ल किया, जिसमें 2 बच्चे थे, और फिर उनके लाशों को जला दिया, कुछ को जिंदा भी जलाया गया। मैं कल परसों की बात है कि उनको रिहा कर दिया गया था, कोई सबूत ही नहीं है सर। गुजरात पुलिस के पास सबूत ही नहीं है। सबूत कैसे होगा जब पुलिस को बोला गया था कि सर आपने, नहीं, सबूत तो जला दिया गया, सबूत तो जला दिया गया, तो उनको भी रिहा कर दिया। अच्छा, जो सर्वाइवर्स हैं उनका क्या बना आखिरकार? हाँ, तो अब जाहिर है उनको वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी, और क्योंकि इमरजेंसी थी तो जैसे जमीयत उलेमा-ए हिंद जो है इंडिया की, उसने कोई 80-90 करीब रिलीफ सेंटर्स बनाए। अच्छा, अब वो थे सारे स्लम्स में और कुछ हैं कचरे के ढेरों के अंदर। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ना जाहिर बिजली पानी तो दूर की बात, ना छत, ठीक है, ना कुछ खाने की चीज़, अस्पताल, स्कूल वगैरह कुछ नहीं, और ये वहाँ ही रह रहे हैं। इनको मुआवजा नहीं मिल सकता, पता है क्यों? क्योंकि इनके जो सारे घर के जो ओनरशिप के पेपर्स थे वो तो जल गए। यू सी, घरों पर कब्जा किया हुआ, ये वापस वहां जा ही नहीं सकते क्योंकि इनके पड़ोसी और दोस्तों ने ही इनको कत्ल किया था ना, कोई अजनबी नहीं थे।
आपके पड़ोसी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। गुजरात में यही हुआ था। तो तकरीबन कोई 2500 खानदान इसी तरह रह रहे हैं, और क्योंकि लीगली आप वहां पर नहीं रह सकते, तो उनको पता है कि किसी भी दिन हमें हटाया गया था। मकसद ये था। तो क्यों छुपा रहे हो मेरी जान? आपको तो प्राउड होना चाहिए। ये यू हैव अचीव्ड। और कई स्टिंग ऑपरेशंस में जो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, वो मतलब एक ओपन सीक्रेट के तौर पे खुद इंडियन मीडिया में भी चल चुकी हैं वो चीज़ें। वो जो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियोस थी कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो बीबीसी ने कौन सी ऐसा नया इसमें जो है वो तीर मार दिया कि जो आप के सीने पे मैंने इसकी जो पहला पार्ट है मैंने देखा, और उसमें उन्होंने जो बीजेपी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अकोमोडेट करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे बीजेपी वालों ने इनकार किया कि हम बात नहीं करेंगे। तो ये जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है एक डेमोक्रेसी में, ये उसका भी एक शाखसाना है। हाँ, इंटरेस्टिंगली आपने बात की थी ना ट्विटर और यूट्यूब से जो हटाया जा रहा है, तो कंचन गुप्ता सीनियर एडवाइजर, उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स की कि हमने सबको कहा है कि हटा दें। अच्छा, अगर आप यूके में भी ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में, आपकी ट्वीट्स नहीं नजर आएंगी। इन इंडिया जब इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया तो उसने कहा था कि मैं कंप्लीट आज़ादी राय में बिलीव करता हूँ, कोई नार्सी भी बात करे उसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन इसके बाद सारी जो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है इंडिया की, वो जी सर करके कबूल हो गए। हो सकता है कि इसकी एक वजह यह है कि मस्क साहब के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं इंडिया में, और वो टैक्स ब्रेक्स की तलाश में है जो अभी तक नहीं मिली। हो सकता है कि अनकरीब मिल जाए। सवाल ये कि ये जो बड़ी बड़ी आपकी आईटी कंपनियां हैं ना, जब ये नेशनल लॉज के तहत आती हैं किसी भी मुल्क में, तो उनको तो नेशनल लॉज और पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल लॉज गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी, सेंसरशिप करेगी, एंड देन यू कांट डू मच। इसी पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।